नमस्कार साथियों, शंकर एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हमने एक वीडियो सीरीज शुरू करी है जो विभिन्न राज्यों के टेट और सीटेट परीक्षा से संबंधित है और इस सीरीज में हमने एक चैप्टर यानी कि जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। उसका हमने एक चैप्टर, एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है जो कि था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी अभिवृद्धि और विकास। उस फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद हमने बात की थी कि परिपक्वता क्या है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विथ लर्निंग। ये जितने टॉपिक्स थे वो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में जो कई 3 पार्ट में था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे जो कि है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों के विकास के सिद्धांत। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो एक, हम कह सकते हैं कि कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिन पर वो काम करता है। और अगर हमें बच्चों के विकास को समझना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन सिद्धांतों को समझना, जानना और ग्रहण करना जरूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। Developmental psychologists believe that the knowledge of an accurate pattern of development is fundamental to an understanding of children. There are several basic principles that characterize the pattern and process of growth and development. जब भी हम विकास की बात करते हैं तो जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसका एक एक्यूरेट पैटर्न है। ठीक है, हर एक बच्चे का, हर एक जो भी एक शिशु है उसके लिए एक सेट डेवलपमेंट पैटर्न है जिसको हर किसी को जानना जरूरी है। देयर आर सेवरल बेसिक प्रिंसिपल, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सिद्धांत हैं जो इन पैटर्न को कैरेक्टराइज करते हैं यानी कि सेट करते हैं, उनकी विशेषताओं को लागू करते हैं। और ये जो पैटर्न है, ये जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो बहुत सारे हैं, एक सीक्वेंस में है, ऑर्डरली फॉर्म में है, प्रेडिक्टेबल है, इवन दो देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रंस पर्सनालिटी, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट, बट द प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल पैटर्न। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमने इस सीरीज को शुरू करा था तो मैंने आपसे कहा था कि हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो चाहे अडल्ट साइकोलॉजी हो या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी हो, उसमें मैंने आपसे कहा था कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर हमेशा ध्यान देंगे। तो जब हम यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो मैंने यहाँ पे कहा कि एक प्रिडिक्टेबल है और ऑर्डर में होता है। इसका मतलब है कि वो एक सीक्वेंस में होगा या सबके लिए समान होना चाहिए। बिल्कुल, वो सबके लिए समान है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखता है। कैसे रखता है, जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो मैं आपको वो समझाती चलूंगी। हर जो इंडिविजुअल होता है, हर जो बच्चा होता है, उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है, उसका अपना एटीट्यूड होता है चीजों को लेने का, उसका अपना बिहेवियर होता है, उसका डेवलपमेंट का अपना एक टाइम होता है। तो वो सारी चीजें अलग होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पैटर्न है वो यूनिवर्सल है। आप चाहे इंडिया के बच्चों में ये पैटर्न चेक करें, वो समान होगा, या यही पैटर्न आपको फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वहां के बच्चों में भी सेम डेवलपमेंटल पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। रेशियो अलग अलग हो सकता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं वो रेशियो में हमें दिखेगा। वो कैसे दिखेगा हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए एक एक करके हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट follows a direction and uniform pattern in an orderly manner, individual differences in the developmental process,
डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, जो कि हमने थोड़ा बहुत पहले वाले चैप्टर में कंप्लीट किया था. अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल दैट later development. Developmental is predictable. Development involves social expectations. Development has potential hazards. Happiness varies at different periods of development. तो ये टोटल 10 प्रिंसिपल है जो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे डेवलपमेंट को एक फीचर देते हैं, सेट करते हैं, जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. तो इनके बारे में अब हम एक एक कर जानना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज. विकास में परिवर्तन शामिल है. अगर कोई चीज परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब है वो स्थिर है, और अगर वो चीज स्थिर है तो इसका मतलब है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट क्या है, तो ही मैंने आपको बता दिया था कि डेवलपमेंट जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने की प्रक्रिया है, यानी कि उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है. ठीक है. ह्यूमन बीइंग इज अंडरगोइंग चेंजेस फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टू द टाइम ऑफ डेथ. यानी जब एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में आता है, वहां से ही उसके जीवन में, जैसे ही उसका जीवन बनना शुरू हो सकता है, हम कहते हैं वहां से ही वो परिवर्तन उसके जीवन का एक अहम हिस्सा हो जाता है, और वो तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है. ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो चेंजेस हैं, वो हर तरीके के होते हैं. वो बहुत सारे चेंजेस होते हैं. हम किसी एक फैक्टर में नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों को ही हम डेवलपमेंट कहेंगे. अगर शारीरिक परिवर्तन होंगे तो ही वो डेवलपमेंट है, अदरवाइज नहीं है. बिल्कुल नहीं. बहुत सारी तरह के चेंजेस होते हैं. जैसे मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ. चेंज इन साइज, चेंज इन प्रोपोर्शन हमारा, disappearance of old features and acquisition of new features. ठीक है. disappearance of old features यानी जैसे मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम अक्सर कहते हैं उसके दूध के दांत चले, है ना, कि जो बचपने के हमारे दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, उसके बाद हमारे एक नए दांत आते हैं. तो disappearance of old thing, यानी कि इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि दूध के दांत चले गए बच्चे के, एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू थिंग्स, यानी नए दांत आ गए. तो यहाँ पे परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है. इसका मतलब है कि ये डेवलपमेंट है. और इसके अलावा, ये तो हम शारीरिक परिवर्तनों की हमने बात की, इसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं. हमारे खुद के गोल में, हमने जो गोल सेट किया हुआ है अपने जीवन को लेकर, उसमें भी हर दिन परिवर्तन शामिल होता है, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं. ठीक है. ये अब्राहम मैस्लो का दिया हुआ टर्म है, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये जब मैस्लो की थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगी, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. लेकिन अभी आपको ये समझने की जरूरत है कि जो जीवन में हम अचीव करना चाहते हैं, वो उसके लिए भी हमें एक एक स्टेप्स को क्रॉस करके आगे बढ़ना होता है. तो एक एक स्टेप को जब हम क्रॉस करते हैं, इसका मतलब है कि एक चेंज को पूरा करने के बाद हम दूसरे चेंज की ओर, परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहे हैं. तो यहाँ पे आपको अब्राहम मैस्लो का सिर्फ एक टर्म जानना जरूरी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Each individual is equipped with certain abilities and potential at birth. हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल जब वो जन्म लेता है, तो तब से ही उसके अंदर पोटेंशियल एबिलिटीज की भरमार होती है. कोई भी शिशु ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं हो, जिसके अंदर एबिलिटीज नहीं हो. हर एक बच्चा इसके साथ में पैदा होता है. By utilizing the innate or inborn abilities, one tries to realize and strive for self-actualization during the total life period. अब अगर उसके पास abilities है, potential है, inborn abilities है, तो वो realize करता है कि वो उसकी potential क्या है, वो जीवन में क्या करना चाहता है, और इस तरह से वो धीमे धीमे अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है. या एक जब मैं आपको मैस्लो की थ्योरी पढ़ाऊंगी, तो वहां पे जो पीक पॉइंट होता है वो होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो हम एक एक स्टेज क्रॉस करके उस पीक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उस पीक तक पहुंच पाते हैं. लेकिन उसके पहले भी कई सारे स्टेजेस होते हैं जो परिवर्तन की धारा
कह सकते हैं हम होते हैं। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी कि जो बच्चों का एटीट्यूड होता है ना, मतलब चीजों को समझने का, जानने का, वो बिना परिवर्तन के संभव ही नहीं है। वो हर परिवर्तन के साथ नई चीजों को सीखता है, नई चीजों को जगह देता है। अगर आप ये सोचिए कि एक बच्चे ने अगर बचपन में कोई एक चीज सीख ली है और वो गलत आदत है, ठीक है, और अगर उसने धीमे धीमे करके उसमें परिवर्तन नहीं लाया तो वो गलत आदत उसके जीवन का एक अहम हिस्सा हो जाएगा जो कभी भी बदल नहीं सकता है। उसकी जीवन की दिशा क्या होगी? इसीलिए कहा जाता है कि एक बच्चा जो होता है वो जो एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करता है, जो सामाजिक स्थान ग्रहण करने की कोशिश करता है, पारिवारिक स्थान ग्रहण करने की कोशिश करता है, सोशल एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करता है, वो क्यों कैसे ले पाता है? वो इन्हीं परिवर्तनों के द्वारा ही वो इन एक्सेप्टेंस को क्लियर करता चला जाता है, यानी बैरियर को कट करता हुआ चला जाता है। इसीलिए जो पहला सिद्धांत है डेवलपमेंट का वो है कि विकास में परिवर्तन शामिल है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सिद्धांत है वो है कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी विकास ना रुकने वाली प्रक्रिया है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड तक होता है, ग्रोथ एक पीरियड तक आता है, उसके बाद वो रुक जाता है, और ग्रोथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं है बल्कि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, लेकिन डेवलपमेंट विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हमारे साथ साथ चलती रहती है। और ये कैसे साथ साथ चलती है? ये इंसान का, बच्चे का एनवायरनमेंट के साथ जब इंटरेक्शन होता है तब डेवलपमेंट की प्रक्रिया वहां पे जन्म लेती है। एक स्टेज डेवलपमेंट जब हम पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं, तो हम दूसरे डेवलपमेंटल स्टेज की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जो बच्चा होता है उसके पास कुछ लिमिटेड सेट ऑफ नॉलेज होती है, लिमिटेड सेट ऑफ एक्सपीरियंस होता है, जो कि वो एनवायरनमेंट से ही ग्रहण करता है, एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से ही लेता है, जो भी अनुभव वो ले पाता है। जैसे जैसे वो इनको डेवलप करता है, अपने नॉलेज को, अपने अनुभवों को, तो वो नए नए ज्ञान के स्रोत को खोलता है, द्वार की ओर बढ़ता है, एक्सप्लोर करता है चीजों को, और अपने स्किल के अंदर और भी सारी स्किल्स को ऐड करता है, ठीक है। और इन स्किल्स को ऐड करते करते ही वो अपने जीवन के अचीवमेंट की तरफ, यानी मास्टरी की तरफ आगे बढ़ता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि एक बच्चा है जो उसने अभी लिखना, ड्रॉ करना सीखा है, लेकिन इसके पहले अगर वो अभी लिख पा रहा है, ड्रॉ कर पा रहा है, तो उसने डायरेक्ट ये चीजें नहीं सीखी है। इसके पहले वाला जो स्टेज था उसने अपने आई एंड हैंड मूवमेंट पे कंट्रोल सीखा है, उसने अपने हाथों को कंट्रोल करना सीखा है, उसने पेंसिल को होल्ड करना सीखा है, उसने क्रेयॉन कलर्स को आइडेंटिफाई करना सीखा है। उसके बाद कहीं जाकर वो लिख पाया और ड्रॉ कर पाया। वो कैसे हो पाया? क्योंकि ऑलरेडी जो उसके पास स्किल था उसमें उसने अपने स्किल्स को और एक्सप्लोर किया एनवायरनमेंट के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू, और उसमें एडप्ट करता गया चीजों को। इसीलिए ये क्यों हो पाया? क्योंकि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है, ये किसी भी स्टेज पर आकर रुकती नहीं है। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज, यानी हम कह सकते हैं कि सेकेंड प्रिंसिपल। इसके बाद बारी आती है डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न इन एन ऑर्डरली मैनर। क्रमबद्ध तरीके से विकास एक दिशा और समान पैटर्न का अनुसरण करता है। ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, इसको आपको ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा एक दो टर्म है जो आप अगर ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो आपके लिए ये प्रिंसिपल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो यूनिवर्सल होता है ना, कि एक जो कल्चर है, एक जो सोसाइटी है, उसका जो डेवलपमेंट है, और जो दूसरा कल्चर है, दूसरी सोसाइटी है, उसमें जो बच्चा डेवलप हो रहा है, दोनों लगभग समान रूप से ही बड़े हो रहे हैं। तो उसमें उसके लिए आपको कुछ पैटर्न्स को समझना जरूरी होता है। ये जो पैटर्न होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक प्रिंसिपल है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है।
जो कि डिस्क्राइब करता है नियरर टू फार अपार्ट के डायरेक्शन को। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसका मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारा, वो पहले डेवलप होता है हमारे आउटर पार्ट से, ठीक है। यानी कि जो बच्चे की आर्म्स हैं वो पहले डेवलप होंगी उसकी हाथों से, और उसके हाथ और पैर जो हैं वो पहले डेवलप होंगे उनके फिंगर और टो से। इसको मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये बहुत सारे अध्ययनों से ये क्लियर हो पाया है कि जो हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, यानी जो डेवलपमेंट है, हम उसको दो तरह के नियमों से निर्देशित कर सकते हैं। पहला नियम प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ, जिसको हम निकट या दूर नियम कहते हैं, निकट दूर नियम। दूसरा नियम है हमारा सेफेलोकैडुअल लॉ, जिसको हम मस्तकाधोमुखी नियम कहते हैं। इन दोनों नियमों को एक साथ मिलाकर विकासात्मक दिशा का नियम यानी कि लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन पूरा होता है, उसे हम लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन कहते हैं। मस्तकाधोमुखी नियम क्या है, यानी सेफेलोकैडुअल लॉ। ये जो नियम है इससे सारे शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी हमारा जो सिर है वो पहले डेवलप होगा और उसके बाद जो है हमारा पैर डेवलप होगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो जैसा भी मैंने बोला कि सिर की जो बनावट है, सिर के जो कार्य हैं, वो पहले उनका विकास होता है, उसके बाद हमारे लोअर जो पार्ट है बॉडी की उसका विकास होता है, हमारे धड़ की बनावट होती है कार्य में, और अंत में पैर की बनावट होती है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी दूसरे नियम की, दूसरे प्रिंसिपल की, जो कि है प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ यानी निकट दूर नियम। प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ के अनुसार बालकों में या बच्चों में शारीरिक विकास शरीर के केंद्र से उसके छोर की ओर होता है। यानी अगर हम इस नियम की बात करें तो इसके अनुसार पहले पेट या छाती के क्षेत्र में हमारा विकास होगा, उसके बाद बाह और अंत में उंगलियों का विकास होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो इंपॉर्टेंट पैटर्न, जो कि है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ और सेफेलोकैडुअल प्रिंसिपल। अच्छा, आपको इन दोनों नियमों को ध्यान से समझने की आवश्यकता होगी। कई बार क्या होता है, ये जो दो नियम पूछता है, अब ये एक प्रिंसिपल के अंदर दो प्रिंसिपल हैं। मैं इस तरीके से आपको समझाती हूँ कि एक प्रिंसिपल के अंदर दो प्रिंसिपल हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम ऊपर का मोटा मोटा हेडिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चीज है हम ये पढ़ना भूल जाते हैं या हम इग्नोर कर देते हैं। और जो मोटी हेडिंग है वो तो आपसे पूछेगा एग्जाम में, लेकिन ज्यादा चांसेस किस चीज के होते हैं कि उसके अंदर के प्रिंसिपल्स को पूछना। इसीलिए आपको इन दोनों नियमों को ध्यान से, इनके टर्म्स को और इनके नियमों को दोनों को पढ़ना आवश्यक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी और इन दो पिक्चरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो पहली पिक्चर है वो है हमारे सेफेलोकैडुअल लॉ की, और जो दूसरी पिक्चर है हमारी वो है हमारी प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ की। पहली पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि बच्चे का सबसे पहला विकास सिर का हो रहा है, उसके बाद पैर का विकास हो रहा है। दूसरी जो पिक्चर है जो कि है प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ की, उसमें जो सेंटर है बॉडी का यानी जो पेट और छाती है, सबसे पहले वहां का विकास हो रहा, उसके बाद वो विकास उसके हाथों और पैरों की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड प्रिंसिपल दैट फॉलोज अ डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न इन एन ऑर्डरली मैनर। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी विकासात्मक प्रक्रिया में व्यक्तिगत अंतर। अब मैंने आपको बात इसके जब मैंने शुरुआत की थी इस चैप्टर की, तो ही मैंने कहा था कि यूनिवर्सल तो है, लेकिन हर बच्चे की पर्सनालिटी, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस लेवल, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट सब कुछ अलग अलग होता है। तो फिर वो यूनिवर्सल जो पैटर्न है वो कैसे फॉलो करते हैं, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कैसे चेक करते हैं, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि सारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक सिमिलर होते हैं, लेकिन जो उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। यानी एक बच्चे का विकास का जो स्तर है, जो रेट है, जो अनुपात है, वो अलग होगा दूसरे बच्चे की
तुलना में। हर एक बच्चा यानी कि हर एक बच्चा, each child developed as per his ability and his perception of environment। यानी कि मैंने आपको कहा था कि हर एक बच्चे जब जन्म लेता है तो उसके अंदर एक अपनी एबिलिटी होती है, एक पोटेंशियल होता है। वो जो पोटेंशियल जिसके साथ में उसने जन्म लिया है वो ही उसका डेवलपमेंटल रेट डिसाइड करते हैं। एक ये पोर्शन है। दूसरा जो डेवलपमेंटल रेट डिसाइड करता है वो है उसका एनवायरनमेंट, उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट मिला है, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन कैसा है, उसका सोशल लेवल कैसा है, उसका फैमिली लेवल कैसा है। ये दो चीजें मिलकर विकासात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बोथ यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे मैंने बोला वो इम्पैक्ट डालता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, और उसके बाद उसका एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, मैंने आपको इसको पहले भी बताया था कि एक बच्चा हो सकता है कि बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है, लेकिन अगर उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, उसको पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, उसको चीजों को एक्सप्लोर करने का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो जो उसके इंटेलिजेंस है वो वेस्ट हो जाती है एक लेवल पे आके। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगी आइंस्टीन का। आइंस्टीन को हम सब जानते हैं कि वो कितने ज्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर उनको ये विकसित करने का मौका नहीं मिलता, उनको पता नहीं होता कि वो उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बाकियों से अलग है, ठीक है, तो हम कैसे पता कर पाते चीजों को, वो कैसे पता कर पाते और वो कैसे इतने सारे सिद्धांतों के जनक कहे जाते। दूसरा इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी, आप सबने आई एम श्योर जरूर नाम सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन का। थॉमस एल्वा एडिसन जिन्हें हम बल्ब का आविष्कारक के रूप में जानते हैं, जनक के रूप में जानते हैं, और इनके बचपन की कहानियां हम सब ने बुक में पढ़ी हैं कि कैसे इनके अटपटे क्वेश्चंस को सुनकर, अजीब तरीके के जो ये प्रश्न पूछते थे, क्लास को डिस्टर्ब करते थे, ऐसा टीचर्स को उनको लगता था, उनके टीचर्स ने उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। सिर्फ क्लास से बाहर नहीं निकाला बल्कि स्कूल से भी बाहर निकाल दिया, और ये कहकर उनको एक चिट्ठी देकर उनकी माँ के पास वापस भेज दिया कि ये जो बच्चा है वो रिटार्डेड है, ये चीजों को समझ नहीं पाता, क्लास को डिस्टर्ब करता है और अटपटे से सवाल पूछता है जिसका कोई तुक ताल नहीं होता। अब यहां से आपके जो दो चीजें मैंने बताई थी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यहां से इन दोनों चीजों को आपको समझने की जरूरत है। हेरिडिटी यानी वो इंटेलिजेंट तो थे, ठीक है, उन्होंने ये जो अटपटे सवाल पूछते थे कि चिड़िया क्यों उड़ जाती है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, हम मानव क्यों नहीं उड़ सकते, पतंग उड़ती है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, इस तरीके के जो सवाल थे वो टीचर्स की समझ के बाहर थे। लेकिन उनकी माँ ने उनकी इस क्षमता को पहचाना कि जो उनका बच्चा है वो रिटार्डेड नहीं है बल्कि क्यूरियस है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिटार्डेड एंड क्यूरियस। उन्होंने इस चीज को ना सिर्फ पहचाना बल्कि उसके लिए एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया, उसको खुद पढ़ाया, उसको होम एजुकेशन दी, उसके लिए जितनी चीजें संभव थी उनको करना, उन्होंने वो सब किया, और आज हम सब जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन का नाम कहाँ पे है। इसीलिए ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं कि इंटेलिजेंस लेवल होना और उसको एक एनवायरनमेंट मिलना, दोनों बेहद जरूरी है डेवलपमेंट, एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए। अगला जो प्रोसेस है वो है हमारा डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ये जो चीज है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा था, रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग, जब हमने ये पोर्शन कंप्लीट किया था। एक बार फिर से मैं छोटे तौर पे इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो मैच्योरेशन होता है यानी कि जो परिपक्वता होती है वो सिक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है, वो दोनों मिलाकर मैच्योरेशन यानी परिपक्वता होती है। यानी एज के साथ साथ जब विकास होता है तब कहते हैं कि वो बच्चा जो है वो परिपक्व हो रहा है। बायोलॉजिकल चेंजेस जब एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है, यानी हाइट, वेट, ब्रेन का बढ़ना, फिजिक का बढ़ना, ये सारी चीजें जब एक सीक्वेंस में, सेट ऑर्डर पहले से फिक्स है उसमें होती हैं और सही तरीके से होती हैं, तो बच्चा नई नई एबिलिटीज को सीखता है। जैसे चेंजेस इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम
account largely for maturation. ब्रेन में परिवर्तन होना, नर्वस सिस्टम में परिवर्तन होना मैच्योरेशन के लिए बहुत जरूरी है, उसको प्रभावित करता है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम का ये जो परिवर्तन है, ठीक है, वो बच्चे की परिपक्वता को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ ही साथ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट एंड द लर्निंग that occur as a result of the child's experiences largely determine whether the child will reach optimal development or not. बच्चे का जब ब्रेन का विकास हो गया, नर्वस सिस्टम का विकास हो गया, नई एबिलिटीज को उसने अडॉप्ट कर ली, तब कहीं जाकर वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट करना शुरू करता है और यहाँ से ही उसके सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो जाती है। और ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, लर्निंग होती है, वो बहुत हद तक ये डिटरमाइन करते हैं, ये बताते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है आगे के जीवन में वो किस तरीके का होगा, ठीक है। और इसके लिए अगर हमने एक एनवायरनमेंट को प्रोवाइड किया उसके एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने के लिए, तो हम सिर्फ उसको एनवायरनमेंट ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उसकी पोटेंशियल, उसकी एबिलिटीज को भी इनहेंस करते हैं। तो ये था आपका डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रिंसिपल पे, जो कि है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं आपको कोटेशन बताती हूँ। मिल्टन राइट्स, मिल्टन ने लिखा है कहीं पे कि द चाइल्डहुड शोज द मैन एज मॉर्निंग शोज द डे, यानी कि जो बचपन होता है वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में ही हमें पता चल जाता है कि आगे का जो बच्चे का जीवन है वो कैसा होने वाला है। ये वैसा ही है कि जैसे हम सुबह की जो लालिमा होती है उसको देखकर बता देते हैं कि आज का दिन कैसा होगा। बादल है तो आज का दिन कैसा होगा, बारिश होगी कैसा होगा, या हल्की धूप है, एकदम खुला आसमान है, तो फिर आज का दिन कैसा होगा, ठीक है। ये वैसा ही है। और सिर्फ यहाँ मिल्टन ने ये चीज नहीं बोली, बल्कि जितने भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं उन सब ने अपने अपने अध्ययनों में इस बात को सिद्ध किया है कि जो हमारा पैटर्न होता है, जो हमारे डेवलपमेंटल पीरियड्स होते हैं, उनमें जो चाइल्डहुड पीरियड है, चाइल्डहुड अवस्था है, चाइल्डहुड की स्टेज है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एरिक्सन जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी बताया था कि चाइल्डहुड इज अ सीन ऑफ अ मैन्स बिगनिंग एज मैन, ठीक है। कि चाइल्डहुड की जो अवस्था होती है वो हम एक परिपक्व मनुष्य की शुरुआत कह सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था कि if parents gratify the need of the child for food, affection and love, his perception towards people and situation remains positive throughout his life. इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी पढ़ रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक जो लाइन में हम कह सकते हैं वो यही है कि जो अर्ली डेवलपमेंट है वो एक बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। यहीं पे एक बच्चा बनता है, उसका जीवन हम बना भी देते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है, खुशहाल एनवायरनमेंट मिल रहा है, अगर उसको घर में कैसा माहौल मिल रहा है कि सब कुछ अच्छा है, उसको इनकरेज किया जा रहा है, जब वो स्कूल जाता है तो वहां पे भी उसको इनकरेज किया जाता है टीचर्स के द्वारा, स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो उसका जो परसेप्शन होगा लोगों को देखने का, ठीक है, वो बहुत पॉजिटिव होगा। वहीं अगर उसका होम एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उसके पेरेंट्स उसको एनकरेज नहीं करते हैं, चीजों को डांटते हैं, टीचर्स उसको क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, टीचर्स उस पर नेगेटिव कमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स बुली करते हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट नहीं अच्छा है, तो उसका जो परसेप्शन होगा उस बच्चे का अपने जीवन को लेकर, अपने लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए बहुत ही नेगेटिव बन जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अर्ली पीरियड होता है वो बहुत क्रूशियल होता है और इसीलिए बच्चे को बहुत सहेज कर रखना भी जरूरी हो जाता है। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अगर बच्चे को है तो उसका जो एडजस्टमेंट होगा वो मैल एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। ग्लोइक एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे कंक्लूड करके हमें बताई थी कि जो डेलिक्वेंट्स होते हैं, है ना, जो डेलिक्वेंट चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे अपने जीवन में आगे चलकर चोरी करते हैं, अब्यूसिव वर्ड्स यूज करते हैं, यानी समाज के नियमों के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, उनको हम बचपन में ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि जब बच्चा 2
या 3 साल का होता है तो ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो आगे के जीवन में डेलिक्वेंट चाइल्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारे रिसर्च भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि प्री स्कूल ईयर्स जो होते हैं, जो प्री स्कूल ईयर एज होती है 2 या 3 साल की, वो डेवलपमेंट की एक फाउंडेशन होती है, एक नींव होती है जिसके ऊपर उसका पूरा जीवन यानी पूरी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट खड़ी हो जाती है। चाइल्डहुड आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हमारा मकान बनता है, तो मकान क्या है, ईंट सीमेंट से बनता है, लेकिन उसके लिए हमें एक नींव की जरूरत होती है, एक जमीन की भी जरूरत होती है। तो जो बेस है, जो जमीन है, वो है हमारा चाइल्डहुड पीरियड, ठीक है, प्री स्कूल पीरियड, और उसके बाद की जितनी भी अवस्थाएं आती हैं वो है हमारा मकान, जो हम एक एक महले करके खड़े करते हैं, एक एक स्टेज करके खड़े करते हैं। तो इसीलिए जो अर्ली डेवलपमेंट है वो ज्यादा क्रिटिकल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू लेटर डेवलपमेंट। ये हो गया आपका 7th पॉइंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने 8th पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वो क्या है मैं आपको बताती हूँ कि डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट है हमारा वो प्रिडिक्टेबल है। कैसे प्रिडिक्टेबल है? ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। Although this development is influenced by both, यानी जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, दोनों ये जो फैक्टर्स हैं जेनेटिक, आनुवांशिक और वातावरण जो है हमारा, वो दोनों हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम इनको प्री डिफाइंड मैनर में प्लेस कर सकते हैं, यानी हम इनको पहले से ही बता सकते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दशा क्या होगी। रेट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि डेवलपमेंट किस अनुपात में होगा, कितना होगा, लेकिन हम ये जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस दिशा में होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं डेवलपमेंट के, जैसे मोटर डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल बिहेवियर हो गया, स्पीच हो गया, लैंग्वेज हो गया, सोशल बिहेवियर हो गया, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गया, गोल्स हो गए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गए। ये जो तमाम तरह के एरियाज हैं डेवलपमेंट के, वो एक सेट पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि 2 साल के बच्चे की एवरेज हाइट क्या होती है ना, या इस अवस्था में बच्चा कितना बड़ा होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, उसका वेट क्या होगा, ठीक है। कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन एज, आप एक अवस्था तक बता सकते हैं कि इस अवस्था तक ही हाइट बढ़ेगी, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रोथ है वो एक अवस्था तक ही होता है, यानी कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को। ऑल चिल्ड्रन जनरली ग्रो फॉलोइंग द पीरियड्स, लाइक प्रीनेटल पीरियड में अलग तरीके से ग्रो होते हैं, पोस्टनेटल पीरियड में अलग तरीके से ग्रो होते हैं, ठीक है। जो पोस्टनेटल पीरियड होता है, जैसे इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, उसमें हर एक लेवल जो होता है, हर एक स्टेज जो होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। कि इस अवस्था में बच्चा ये काम करना शुरू कर देगा, फिर जब प्यूबर्टी लेवल आएगा, उसका प्यूबर्टी स्टेज आएगा, तो वो क्या क्या काम कर देगा, ये प्यूबर्टी की स्टेज क्या होगी, लेटर अडोलसेंस होगा, अर्ली अडल्ट होगा, मिडिल एज होगा, ओल्ड एज होगा, उस अवस्था तक आते आते हमारी क्या दिशा होगी और हम किस तरीके के कामों में दक्ष हो जाएंगे, ये सारी चीजें आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये जो स्टेजेस हैं जिनके मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो जब हम आगे वाले क्लासेस अटेंड करेंगे आप, तब आप वहां पर पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें हम अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी हम एक सेट ऑफ पैटर्न को पहले से उसका बता सकते हैं कि किस दिशा में वो डेवलपमेंट बच्चा करेगा। इसके बाद है आपका कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी हर सोसाइटी जो होती है उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, जो कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सब कोई फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये जो रूल्स है वो क्या है, वो अनसेट चीजें हैं, यानी ये जो रूल्स कहीं पे दीवारों पे आपको बड़े बड़े करके लिखे हुए नहीं मिलेंगे, बल्कि ये अनकही चीजें हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती है,
और ये उम्मीद की जाती है कि हम इन सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करेंगे एक एक करके। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट है ये वो इन सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इट इज डिटरमाइंड बाय सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द इंडिविजुअल। जो बच्चा है वो नए नए कस्टम्स को सीखता है, नए ट्रेडिशन को सीखता है, सोसाइटी की जो वैल्यूज है वो सीखता है, और वो उनके अनुसार ही बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो ये जानना शुरू कर देता है कि सोसाइटी में किन चीजों की अप्रूवल है और किन चीजों की अप्रूवल नहीं है। वो उस हिसाब से ही अपने बिहेवियर को शेप करने लगता है। ये जो सोशल एक्सपेक्टेशंस है उनको हम एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है? वो नाम है डेवलपमेंटल टास्क। ये जो मैंने आपको बताया है, या आप कहीं पे नोट जरूर कर लीजिएगा कि सोशल एक्सपेक्टेशंस को डेवलपमेंट पे हम एक और नाम से जानते हैं, वो है डेवलपमेंटल टास्क यानी विकासात्मक नियत कार्य। हर विकासात्मक अवस्था में कुछ सोशल एक्सपेक्टेशन होती हैं, कुछ प्रत्याशाएं होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं, और हर समाज और हर संस्कृति में ये देखा गया है कि बालक एक खास उम्र होने पर कुछ खास व्यवहारों को अन्य व्यवहारों की अपेक्षा जल्दी सीख लेता है ना? क्यों? क्योंकि समाज बच्चों से उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीदें करता है। जैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि जब एक बच्चा क्लास 1 या क्लास 2 में जाएगा तो अपने शरारतों को कम कर देगा, या उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, या वो टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को समझना शुरू कर देगा, फॉलो करना शुरू कर देगा। तो हम कहते हैं अगर इन चीजों की कमी हमें बच्चे के अंदर दिखती है तो हम क्या कहते हैं, टीचर्स क्या कहते हैं या पेरेंट्स क्या कहते हैं कि आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आपके एज के बाकी बच्चे तो ये सारे काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षाएं हैं, कहीं ना कहीं हमारी प्रत्याशाएं जुड़ी हैं, क्योंकि वो एज उस एज में है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सामाजिक प्रत्याशा। यानी जब समाज बच्चों से उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीद करने लगता है तो उसे हम नाम देते हैं सामाजिक प्रत्याशा की। और जैसे मैंने बोला कि सोशल एक्सपेक्टेशन या सामाजिक प्रत्याशा को हम एक और नाम से जानते हैं विकासात्मक नियत कार्य या डेवलपमेंटल टास्क। और ये जो टर्म है वो दिया था प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हेबिंगहर्स्ट ने 1972 में। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के दृष्टिकोण से पूरे जो हमारा जीवन काल है यानी गर्भधारण से लेकर जीवन काल जो हमारा मृत्यु तक है उसको 10 भागों में बांटा था। प्रीनेटल पीरियड, पूर्व प्रसूति काल, इन्फेंसी, शैशवावस्था, बेबीहुड, बचपनावस्था, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, इसमें भी अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है। फिर है आपका तरुणावस्था या प्यूबर्टी एज जिसको हम कहते हैं। उसके बाद अर्ली एडोलसेंस, प्रारंभिक किशोरावस्था, लेटर एडोलसेंस, परवर्ती किशोरावस्था, अर्ली अडल्टहुड, प्रारंभिक वयस्कता, मिडिल एज, मध्यावस्था, उसके बाद ओल्ड एज या हमारा बुढ़ापा। तो ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है हम अपने आगे आने वाली सीरीज में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये जानना जरूरी है कि जो हमारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने हमारे पूरे जीवन काल को 10 भागों में बांट दिया है। अब ये जो डेवलपमेंटल टास्क हैं जिसको टर्म नाम दिया था हेबिंगहर्स्ट ने, उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा भी है कि ये एक ऐसा नियत कार्य है जो व्यक्ति की जिंदगी के किसी विशेष भाग में उत्पन्न होता है और जिसकी सफलतापूर्वक उपलब्धि होने से उसमें खुशी होती है और व्यक्ति फिर बाद के ऐसे कार्यों को भी ठीक से कर पाता है। लेकिन यदि व्यक्ति उसे करने में असफल होता है तो उससे व्यक्ति में अप्रसन्नता होती है और समाज से तिरस्कार मिलता है और बाद के ऐसे कार्यों को वो सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाता। यानी हर एक एज में हमें एक कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ टास्क मिलते हैं, और अगर उस एज के टास्क को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है तो ना सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, ना सिर्फ हमें खुशी मिलती है, बल्कि आगे आने वाले जो हमारे डेवलपमेंटल टास्क हैं वो भी हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन अगर एक अवस्था की डेवलपमेंटल टास्क जो है, कार्य जो है, एक्सपेक्टेशंस जो हैं सोसाइटी के, उसको जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारा जो मोटिवेशन है वो डिमोटिवेशन में परिवर्तित हो जाता है। हम फेलियर फील करने लगते हैं
अप्रसन्नता होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है हमें ना सिर्फ निराशा होती है, बल्कि आने वाली जो हमारी स्टेजेस होती हैं उन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं वो फिजिकल मेच्योरिटी के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी जैसे चलना सीखना, ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी हमारा मोटर डेवलपमेंट हो चुका होता है। और कुछ सामाजिक सांस्कृतिक दबावों के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे सेक्सुअल रोल को सीखना, उचित यौन भूमिका को सीखना, तथा कुछ व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्यों और एस्पिरेशन यानी वैल्यूज और एस्पिरेशंस के कारण होते हैं, जैसे किसी खास व्यवसाय को जीवन वृत्ति के रूप में अपनाना, यानी हम किस व्यवसाय को अपनाएंगे वो हमारे वैल्यूज और एस्पिरेशन पे है। हमारे एस्पिरेशन अगर डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टर के रूल को चुनेंगे, अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो हम टीचर को अपना पैशन या गोल सेट कर लेंगे। और जो ज्यादातर डेवलपमेंटल टास्क होते हैं वो 3 कारकों के साथ साथ कार्यरत होने से उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो 3 डेवलपमेंटल टास्क हैं वो क्या हैं, वो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। कि ऐसे नियत कार्य, ऐसे डेवलपमेंटल टास्क माता पिता और शिक्षकों के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं, और इसीलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, जिसके आधार पर वे ये तय कर पाते हैं कि बच्चों को एक दिए हुए उम्र पर क्या क्या सीखना चाहिए। यानी 3 साल के बच्चे के अंदर क्या क्या गुण हमें डालना है, 5 साल के बच्चे के अंदर हमें क्या क्या इन्वॉल्व करना है, क्या क्या डेवलप करना है, 10 साल के बच्चे के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो क्या क्या चीजें सीख लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एक गाइडलाइन देता है, ठीक है, ये जो डेवलपमेंटल टास्क होता है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है इसका? ऐसे डेवलपमेंटल टास्क स्वयं बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन का काम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समाज उनसे क्या उम्मीद लगाए बैठा है। समाज क्या चाहता है कि अगर एक बच्चे को 5 तक की टेबल आती है तो यानी कि वो जो बच्चा है वो नर्सरी है, प्रेप है, या जब वो 1 में जाता है तो उसको पता होता है कि अरे भैया हमको इतने नंबर तक की टेबल तो आनी ही आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो इस एज में आ गया है, यानी ये जो डेवलपमेंटल टास्क है वो उसके लिए भी मोटिवेशन का काम करते हैं। तीसरा, ये कौन से उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऐसे नियत कार्य या ऐसे डेवलपमेंटल टास्क शिक्षकों और माता पिता को ये भी बतलाते हैं कि उन्हें वर्तमान या भविष्य में अपने बच्चों से क्या क्या उम्मीद करना चाहिए, ठीक है, और अगर वो उम्मीद पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं तो उसमें कहाँ कमी है और कहाँ हम उसमें परिवर्तन कर कर उसकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डेवलपमेंटल कार्य होते हैं, ये जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, उसमें मास्टरिंग हासिल करने के अपने फायदे हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर हम काम को अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे जो आगे आने वाले डेवलपमेंटल टास्क हैं अलग अलग स्टेजेस के, उसको अच्छे से सक्सेसफुली पूरा करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर हम इन टास्क को पूरा करने में फेल होते हैं, अगर एक बच्चा इन टास्क को पूरा करने में फेल होता है तो उसके 3 तरीके के परिणाम होते हैं। पहला परिणाम होगा कि इनमें बच्चों में हीनता का भाव उत्पन्न होगा और बच्चों में दुख के भाव उत्पन्न होंगे। दूसरा, ऐसे बच्चों को सोशल अप्रूवल मिलने में मुश्किल होगी, यानी सामाजिक तिरस्कार का वो रूप ले सकता है। तीसरा, वो जो आने वाले स्टेजेस हैं जिनमें और भी डेवलपमेंटल टास्क उसको मिलेंगे, वो समझने और करने में उनको कठिनाई महसूस हो सकती है। तो ये 3 रिजल्ट हैं फेलियर के, ठीक है। हेविंगहर्स्ट ने जन्म से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए कई तरीके के डेवलपमेंटल कार्य का निर्धारण किया था। वो क्या था? पहला था चलना, यानी सीखना। जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए पहला जो काम है वो सीखना। ठोस आहार ग्रहण करना सीखना, लर्निंग टू टॉक, बातचीत करना सीखना, टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट करना, सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्स मॉडेस्टी को सीखना, दैहिक स्थिरता को प्राप्त करना, सामाजिक एवं दैहिक वास्तविकता के सरल संप्रत्यों को विकसित करना, माता पिता, भाई बहन तथा अन्य लोगों के साथ सांवेगिकता स्थापित करना, इमोशनल कहते हैं ना कि इमोशनल बॉन्ड डेवलप करना, सही या गलत के बीच फर्क करना, अंतर करना और अपने विवेक से काम लेना। और बच्चों के भिन्न भिन्न विकासात्मक अवधि में, ठीक है, अलग अलग जो हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस के मूवमेंट होते हैं, जैसे अफेक्शन, एक्सेप्टेंस, अचीवमेंट,
इनको भी जिसको हरलॉक ने 3A कहा है उसको भी पूरा करना। तो ये कुछ सेट ऑफ वर्क हम कह सकते हैं जो हैविंगहर्स्ट ने बताया है कि जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चे के लिए कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स सोशल एक्सपेक्टेशंस। अगला है आपका डेवलपमेंट हैज पोटेंशियल हैजार्ड्स, यानी विकास के कुछ संभावित खतरे भी हैं, कुछ हैजार्ड्स भी हैं, कुछ बैरियर भी हैं। वो क्या है? डेवलपमेंट मे बी हैम्पर्ड बाय वेरियस हैजार्ड्स, बहुत सारे जो हैजार्ड्स हैं, बहुत सारे जो बैरियर्स हैं वो हमारे डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, बाधित कर सकते हैं। ये जो हैजार्ड्स हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, फिजिकल रूप में हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रूप में हो सकते हैं, या एनवायरमेंटल रूप में हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एनवायरमेंट के कारण इनका जन्म हुआ हो या फिर आनुवांशिक रूप से इनका जन्म हुआ हो, लेकिन अगर ये किसी भी रूप में जन्मे हो, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे बच्चे के डेवलपमेंट पे। द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड मे बी रिटार्डेड if he may be an aggressive person or he may encounter adjustment problem। ठीक है, एक बच्चा रिटार्डेड भी हो सकता है, यानी कि उसकी जो मानसिक अवस्था है वो बहुत कम हो सकती है, बहुत लो हो सकती है, अगर जो उसको एनवायरनमेंट है, अगर उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, या बच्चे को अगर नेग्लेक्ट करते हैं पेरेंट्स, बुली किया जाता है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की जाती है, मार पिटाई की जाती है, घर में उसके ऐसा एनवायरनमेंट है, तो उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। और जो सबसे नेगेटिव रिजल्ट हम कह सकते हैं इसका हमारे पास आएगा वो है कि बच्चा रिटार्डेड हो सकता है मानसिक रूप से। इसके अलावा भी कुछ ऑब्स्टिकल होते हैं, जैसा भी मैंने बताया कि शारीरिक या मानसिक विकासात्मक स्तर में दुर्बलता आ सकती है, खराब स्वास्थ्य जिसके कारण जो हमारी फिजिकल एनर्जी है, शारीरिक ऊर्जा है, उसमें कमी आ सकती है, शारीरिक दोष या विकलांगता उत्पन्न हो सकती है, सीखने के अवसर में कमी आ सकती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, सीखने में मार्गदर्शन की कमी हो सकती है, मोटिवेशन उसका कम हो सकता है, और बच्चे के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना का भी जन्म हो सकता है। तो ये कुछ पोटेंशियल हजार्ड्स हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है हमारा हैप्पीनेस वेरीज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास के विभिन्न चरण हैं उनमें खुशी, हैप्पीनेस भी अलग अलग होती है। कैसे होती है? अलग अलग कामों से होती है। ठीक है, चाइल्डहुड इज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ लाइफ एंड प्यूबर्टी इज द मोस्ट अनहैप्पी। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है वो लेटर चाइल्डहुड से हमारे ज्यादा क्रूशियल, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उसको खुशहाल माहौल देना भी हमारा कर्तव्य है। बच्चा अपने चाइल्डहुड में ज्यादा प्रसन्न रहता है, ज्यादा खुशी का अनुभव करता है इन कंपैरिजन टू तरुणावस्था या प्यूबर्टी की अवस्था में। जीवन का जो प्रथम साल है वो सबसे ज्यादा खुशी का होता है। ठीक है, और प्यूबर्टी जैसा भी मैंने बोला वो सबसे ज्यादा गम, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर, एक बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा लोड आ जाता है। 11 से 13 साल या 12 से 14 साल की जो अवस्था होती है वो अवस्था उस बच्चे के लिए बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस लेकर आती है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं, ना तो वो बच्चा रह जाता है ना ही वो बड़े में शामिल हो पाता है। तो ये जो सारी चीजें उसके इर्द गिर्द हो रही होती है, तेजी से परिवर्तन होता है इस अवस्था में, तो वो इन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाता सही से। और ये जो अवस्था होती है ये कह सकते हैं कि तूफान की अवस्था होती है, मानसिक आवेग की अवस्था होती है, इसीलिए इस अवस्था को हम सबसे ज्यादा अनहैप्पीनेस वाली अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम बहुत छोटे तौर पे आपको बता सकते हैं कि जो डेवलपमेंट के हमने ये 10 प्रिंसिपल तो जाने विकास के, उसके अलावा 6 प्रिंसिपल होते हैं जिनको हम बहुत आसानी से छोटे छोटे शब्दों में समझ सकते हैं। पहला, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। यानी हम समराइज कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने 10 प्रिंसिपल पढ़े हैं उसको हमने यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। तो पहला हो गया कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा है कि जो डेवलपमेंट है इसमें गेन एंड लॉस दोनों होता है, यानी जीवन काल में हमारे विकास के अंदर
हम कुछ चीजें पाते भी हैं और कुछ चीजें खोते भी हैं। कुछ एरिया में हम बहुत अच्छा हमारा विकास हो रहा होता है, तो वहीं दूसरे एरिया में हमारा जो पहले ऑलरेडी हम विकसित हो चुके हैं वहां पे वो कम होना शुरू हो जाता है। थर्ड है आपका कि जो डेवलपमेंट है उसको हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका है कि द बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड डेवलप्स इन द अर्ली पीरियड बट मे डिट्रॉयट ड्यूरिंग ओल्ड एज। एक आप भाई ये तो नॉर्मल सी चीज है कि जो बच्चा होता है वो उसके जो बॉडी मसल होती हैं वो ज्यादा अच्छे से डेवलप होती हैं, फिर जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं तो उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है आपका कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजिंग allocation of resources, यानी it states that during different developmental period resources such as time, money, social support हम different तरीके से यूज करते हैं। हम रिसोर्सेस का हर एक स्टेज पे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो ओल्ड एज होती है, ठीक है, जो बुढ़ापा होता है उसमें ओल्ड एज पीपल अपने मनी का, अपने पैसे का ज्यादातर उपयोग अपनी अच्छी हेल्थ को करने के लिए करते हैं। अगला जो प्रिंसिपल है जिसको हम समराइज करते हैं कि डेवलपमेंट कैन बी मॉडिफाइड। दिस प्रिंसिपल रिवील्स दैट थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट कैन बी मॉडिफाइड। एक बच्चे का जो विकास है उसको हम दिशा दे सकते हैं। अगर हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि उसकी दिशा और दशा सही है या गलत है तो हम उसको और अच्छे से शेप कर सकते हैं। जैसे an individual can maintain his proper health by doing different exercises even old age। भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक कहते हैं ना कि एक अवस्था में आने के बाद भी बहुत अपने आप को मेंटेन रखते हैं। और अगर मैं इसका एग्जांपल दूं और बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूं तो अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, ये सारे जो एक्टर्स हैं हमारे, रेखा, इन्होंने एक सर्टेन एज में भी अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। इसके बाद जो लास्ट है जिसको मैं समराइज कर रही हूँ कि डेवलपमेंट इज बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इवेंट एनवायरमेंट, यानी कि जो बच्चा ग्रो होता है, चीजों को सीखता है, उसका विकास होता है, नॉलेज लेता है, वो अपने ट्रेडिशन, रूल, रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी के हिसाब से लेता है। ठीक है, उसका जो विकास है वो वहाँ के जो कल्चर है, उसका जो पारिवारिक मूल्य है, उसका जो माहौल है, उस हिसाब से ही उसका विकास होता है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से उसमें के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी फॉर्म होते हैं। तो ये था आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जो विकासात्मक पैटर्न होते हैं, जो डेवलपमेंटल पैटर्न होते हैं, उसमें एक क्रिटिकल पीरियड भी होता है। क्रिटिकल पीरियड क्या होता है? ये वैसे अवधि को कहा जाता है, जीवन की एक वैसे अवधि होती है जिसके अनुकूल यानी फेवरेबल तथा प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल दोनों ही तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका जो विकास पर प्रभाव पड़ता है वो स्थायी होता है और इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, और ये जो संप्रत्यय है क्रिटिकल पीरियड यानी क्रांतिक अवधि का, उसको मशहूर वैज्ञानिक कॉनरेड लॉरेंज के शोध कार्यों से ये हमें प्राप्त हुआ है और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ आपको इतना जानना जरूरी है कि हर डेवलपमेंट पैटर्न में क्रिटिकल पीरियड भी होता है कि अगर वो पैटर्न फेवरेबल हुआ तो बच्चा का जो विकास है वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर अनफेवरेबल हो जाता है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो रिजल्ट है वो मेंटल रिटार्डेशन के रूप में भी हमारे सामने आ सकता है। तो इस क्लास में हमने डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़े डेवलपमेंट के, और आगे आने वाले क्लासेस में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे नॉर्मल रूप में। उसके बाद जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने स्टेजेस बताए हैं हम उनको भी एक एक कर पढ़ते चलेंगे। लेकिन आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।